नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आजकल ये चर्चा बहुत ज़ोरों में चल रही है कि प्रधान सेवक अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रहे हैं, इसमें जाति और स्थान इसका सबका संतुलन नए सिरे से साधा जाएगा। और उसके अलावा उसमें कुछ लोगों की छुट्टी इसलिए भी की जा सकती है कि कल को अगर अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हों तो कोई और चेहरा अपने प्रधान सेवक को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनौती न दे सके। इसमें राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के नाम भी आ रहे हैं। अब ये बात कितनी सच है पता नहीं, लेकिन जो चर्चा है वो ये है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, जैसा जो आजकल पूरा माहौल बनाया गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब भी आते हैं तो माहौल बनाते हैं कि अब हम आ गए और हम ही रहेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ। बहरहाल हर संगठन की अपनी अपनी कार्य पद्धति होती है, भारतीय जनता पार्टी यही है। अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि अगर, और जैसा आजकल मैंने बता रहा था कि जो आजकल पूरा माहौल है ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के आसरे चुनाव जीती है इस बार, और हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड अपने मोदी जी हैं। चलो मान लिया ये भी बात सही है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर चुनाव आने वाले हैं और उस समय फिर नए सिरे से चीज़ों को फेंटने की, पत्तों को फेंटने की कवायद की क्या ज़रूरत है कि कुछ नए नाम बदले जाएं, कुछ जातियों को साधा जाए, कुछ नए लोगों को साधा जाए। ये सब सारी बातें, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व भी अपनी जगह है जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीती है। 2 बार जीत चुकी है तो जाहिर सी बात है तीसरी बार भी जीतेगी। और मोदी जी इसके ब्रांड है, वो ब्रांड भी अपनी जगह बरकरार है। ये बात भी, ये सवाल सबसे बड़ा उठता ही है। अब यहीं पर आइए, आपको एक थोड़ी पुरानी बातें बताते हैं, उससे आपको लगेगा कि ये जो एक चीज़ फैलाई गई है कि हिंदुत्व जो है वो की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और मोदी जी इसके ब्रांड हैं, ये बात सही नहीं है। अब ये क्यों बात सही नहीं, आइए आपको बताते हैं। ये हिंदुत्व के सहारे भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीती है और आगे भी जीतेगी, ये बात कहीं से सही नहीं है। भाजपा हिंदुत्व की बात जरूर करती है, और आज से नहीं, जब से इसका पितृ संगठन जनसंघ था तब से करती थी, लेकिन केवल और केवल हिंदुत्व के सहारे न कभी भारतीय जनसंघ जीता और न भारतीय जनता पार्टी जीती। अब आइए इस बात को थोड़ा समझने के लिए पीछे चलते हैं, तो आपको चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी होगी और मज़ा भी आएगा। बात स्वतंत्रता के समय से शुरू करते हैं। कांग्रेस का ज़माना था, कांग्रेस का बोलबाला था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पॉलिटिकल विंग जनसंघ के रूप में इस्टेब्लिश कर दी थी। लंबे समय तक जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी काम करती रही और कुछ खास नहीं कर पाई। 2-4 सीटें जीतती रही, ये सब चलता रहा मामला। एक बीच में एक बार ये लोग पावरफुल हुए थे जब 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, और वो जो पूरी सारे लोगों ने मिलकर के जनता पार्टी बनाई थी, उसमें भारतीय जनसंघ ने भी अपने आप को समाहित कर दिया था। बहरहाल बाद में झगड़ा हुआ और भारतीय जनसंघ उसमें से अलग हुआ और भारतीय जनता पार्टी के रूप में उसका नया पुनर्जन्म हुआ। इतने समय तक भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई एक खास विचारधारा नहीं थी। हाँ, हिंदुत्व को वो लोग बार बार उसमें बल जरूर देते थे, ये था। और बीच में तो एक बार ये भी हुआ था कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उसके बाद कांग्रेस को 415 सीटें अभूतपूर्व तरीके से मिली, तो उस समय एक बार ये भी विचार हुआ था भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि ना हम लोग गांधीवादी राष्ट्रवाद को नए सिरे से लेकर के चलें। बहरहाल वो उस पर विचार हुआ, लेकिन उस पर वो बेल परवान नहीं चढ़ी। बहरहाल फिर सिलसिला चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के दिन भरे दरअसल कांग्रेस की गलती से। और कांग्रेस की गलती क्या, जब कांग्रेस भी इस समय तक शासन करते करते काफ़ी हद तक मौकापरस्त और काफ़ी हद तक करप्ट भी हो चुकी थी, और इत्तेफाक से राजीव गांधी जैसा उसको प्रधानमंत्री मिला था, जो बेसिकली भले आदमी थे लेकिन पॉलिटिशियन कहीं से नहीं थे। उसी समय शाहबानो कांड आया, और शाहबानो कांड के बाद जो है वो, उसमें पहली बार कांग्रेस ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि शाहबानो कांड के पहले तक जो भारतीय लोकतंत्र और जो भारतीय संविधान था वो पूरी तरीके से उसका पालन किया जा रहा था। जो सिस्टम था उसी के आधार पर चीज़ें चलती थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और या जो दूसरी भी विपक्षी पार्टियां थी, उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि कांग्रेस संविधान का और कानून का पूरी तरीके से पालन कर रही थी। इमरजेंसी के दौर को छोड़ दिया जाए तो वो एक अलग बात है। पहली बार शाहबानो मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले को कांग्रेस ने
मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते पलट दिया। और राजीव गांधी इसके उस समय प्रधानमंत्री थे, वो अपने नौसिखिएपन कह लीजिए उसकी वजह से इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इसको भांप नहीं पाए। और जब उन्होंने भांपा उस चीज़ को, तो उसके बाद वो नए सिरे से राम मंदिर का मुद्दा लेकर के लाया गया, ताला वाला खुलवा दिया उसका। यहीं से कांग्रेस की जो पकड़ थी उस मतलब पूरे की, जैसा कांग्रेस का एक जमाना हुआ करता था कि सारे जाति धर्म उसकी छाती के नीचे थे, यहीं से चीज़ें गड़बड़ाने लगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चूंकि हिंदुत्व की बात पहले से कर रही थी, तो अभी उसको एक हिंदुत्व को उधार देने में उसको एक मौका मिला और राम जन्मभूमि मंदिर के मामले को उसने धीरे धीरे बेल परवान चढ़ाना शुरू किया। उसमें फिर एक मोड़ आया जो सबसे ज़रूरी मोड़ था। वो मोड़ ये था कि 1990 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद जो चुनाव हुए, तो उसके बाद उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वो बर्खास्त हो गई। नरसिंह राव उसमें प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो मायावती के साथ मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन किया। और राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद गिरने का जो पूरा माहौल था, बड़ा ज़बरदस्त जो माहौल छाया हुआ था, उस माहौल के बावजूद चूंकि सपा और बसपा का गठबंधन हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई उत्तर प्रदेश में। भाजपा और के खिलाफ जो सपा और बसपा का गठबंधन था वो जीत गया। यहीं से पहली बार हिंदुत्व की सीमाओं का समझ में लोगों को आना शुरू हुआ होगा, भारतीय जनता पार्टी वालों को, ऐसा मुझे लगता है। और समझे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं समझे। बहरहाल उसके बाद फिर आगे सिलसिला चला, कांग्रेस की सरकार थी और फिर चीज़ें आगे बढ़ी। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आई। लेकिन ये जो एक पूरा जो माहौल हुआ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला, उसके बाद भी जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो भाजपा के लोगों की समझ में आ गया कि हिंदुत्व के कार्ड की अपनी सीमाएं। और उसके बाद फिर नई चीज़ें से मंथन शुरू, दो जगहों पर फिर काम शुरू हुआ। पहला तो ये हुआ कि जितने भी दलों से, पहले भाजपा कुछ मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट थी, दूसरे दलों के लोगों को नहीं एक्सेप्ट करती थी। लेकिन जब बाबरी मस्जिद कांड के बाद भी हिंदुत्व की सीमाएं समझ में आ गई, तो फिर दूसरी रणनीति पे काम हुआ। सारे दलों से खींच के लोग बुलाए गए जो आना चाहते थे, भाजपा में ज्वाइन किया उन्होंने। और अटल बिहारी वाजपेयी तमाम विपक्षी दलों के जो समय और दूसरे विपक्षी दल थे कांग्रेस के ज़माने में, उन सारे दलों के साथ, उसमें से बहुत से दलों के साथ, मुझे याद नहीं समय ठीक से, शायद 25-26 दलों के साथ गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में बनी, जो मोटे तौर पर एक तरीके से कांग्रेस कल्चर की सरकार थी। लेकिन उस सरकार में भी दो कमियां थी, जिसको आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोगों को याद होगा। पहली चीज़, मुझे यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके पास अपनी कोई आर्थिक नीति नहीं है स्वतंत्र भारत के मद्देनजर। और यहीं पर वो हर बार बच्चा खाते। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी वो यहीं बच्चा खाए, और नतीजे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी वो अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व वाली 2004 में चुनाव हार गई और फिर कांग्रेस का दौर आया। इसके बाद 10 साल के दौरे में दो बार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि फिर से सरकार बने, लेकिन नहीं बनी। उसके बाद फिर समय दौर आया अपने नरेंद्र मोदी साहब का। नरेंद्र मोदी साहब ने 2-3 ऐसी बातें की खास, जो उमूमन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसके पहले कभी नहीं की थी। पहले तो उन्होंने, चूंकि वो गुजरात से आए हुए हैं, तो उन्होंने गुजरात के जो दो सबसे बड़े बनिए हैं आपके अडानी और अंबानी, इनको दोनों को साधा। और इनको दोनों के साधने से फायदा ये हो कि इनके पूरे संसाधन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करने के लिए मिल गए। और जाहिर सी बात है, अंदरूनी समझौता भी होगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो फिर आपके भले के लिए काम करेंगे, जो चुनाव जीतने के बाद अपने नरेंद्र भाई मोदी साहब ने किए भी। अडानी और अंबानी के लिए उन्होंने पूरा एकदम समझ लीजिए राज्य का खजाना खोल दिया। और उसके बाद उनका मामला चला। नरेंद्र भाई मोदी पूरी तरीके से, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, लेकिन गवर्नेंस के मामले में वो भी जीरो साबित हुए। गवर्नेंस और इकोनॉमी को संभालने के मामले में, जैसा अब चूंकि इस समय मीडिया को भी उन्होंने परचेज कर लिया तो सारी बातें सामने आती नहीं हैं। गुजरात जो है वो भारत के सबसे ज़्यादा ऐसे राज्यों में से है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, और वही मॉडल उन्होंने अपने यहाँ भी अख्तियार किया। और आज की तारीख में भारत के ऊपर विश्व बैंक का बहुत ज़्यादा कर्जा है, जैसा लोग अब सभी जान गए हैं कि जितना कर्जा बाकी प्रधानमंत्रियों ने लिया था उसका दुगुना वर्ल्ड बैंक से अपने नरेंद्र मोदी साहब ले चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि हिंदुत्व की लाख गुहार के बावजूद, और हिंदुत्व का लाख क्या नाम है उसके सब के बावजूद, और मीडिया को परचेज करने के बावजूद
माहौल धीरे धीरे खराब होने लगा। उसका दो वजह थी। पहली चीज़ तो राज्य के संसाधनों का घोर अपव्यय अडानी अंबानी जैसे शरीकों को उठाने में वेस्ट किया गया, और गवर्नेंस के मामले में अपने मोदी साहब जीरो हैं। उनके पास आज की तारीख में सिवाय क्या नाम है झंडा दिखाने की दूसरा काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी को लेकर के भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। आज का जो बाजार में मंदी का दौर है वो सब सारी बातें लोग देख रहे हैं। ये जो पूरा एक माहौल क्रिएट हुआ, उसके चलते अब ये बुरी चीज़ें दिखाई भी देने लगी हैं। लोग समझ भी रहे हैं कि हिंदुत्व का मॉडल जो है वो जो जैसा जिसका नाम बहुत लिया जा रहा है, वो हिंदुत्व का मॉडल जो है वो पूरी तरीके से अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। और अपने प्रधान सेवक साहब को भी लग रहा है कि इस मॉडल के सहारे वो तीसरी बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो वो फिर से अपने क्या नाम है पुराने रंग में लौट रहे हैं, पुराने साथियों को ढूंढ रहे हैं और लच्छेदार बातें कर रहे हैं, और क्या नाम है नए नए साथी खोज रहे हैं, जाति और क्या नाम है जगह की भी राजनीति को नए सिरे से कर रहे हैं। ये सब सारी बातें वो कर रहे हैं जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती है। और साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर सीटें कम आती हैं तो जो सीटें कम आने की दशा में अगर उनके प्रधानमंत्रित्व पर खतरा आता है तो ऐसे संभावित लोगों के भी पर कतर सकें जिनका उनकी जगह पर जिनका नाम चर्चा में आ सकता है कि सीटें अगर कम है तो अपने मोदी साहब को जाए इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये भी हो रहा है। अब यहीं पर मैं आपको एक बात बता के बात खत्म करूंगा। ये जो काम अपने प्रधान सेवक साहब कर रहे हैं, लगभग इससे इतना तो ऐसा तो नहीं, लेकिन काफी कुछ इससे मिलता जुलता काम अपने प्रधानमंत्री रहे नरसिंह राव भी कर चुके हैं। अपने प्रधानमंत्रित्व के अंतिम दिनों में जब वो चाहते थे कि कांग्रेस के और भी जो भी संभावित, उनको लगा कि अगर कांग्रेस दोबारा जीतती है तो जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं उनकी जगह लेने के लिए प्रधानमंत्रित्व में, उनको सबको उन्होंने हवाला डायरी कांड में फंसा दिया। माधवराव सिंधिया से लेकर के अडवाणी सरीके सबको फंसाया उन्होंने। नतीजा ये हुआ कि नरसिंह राव तो चुनाव हार ही गए और कांग्रेस के भी एक तरीके से पतन के दिन वहीं से शुरू हुए। इसलिए अब इस पूरे माहौल में ये कहने मुझे कोई हिचक नहीं है कि हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का आधार तो कई बार बनाया गया, लेकिन हिंदुत्व की अपनी सीमाएं वो इस बार भी दिखाई देने लगी हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर बार बार सफल होने का केवल एक ही कारण है और वजह है कि आपकी इकोनॉमी की समझ अच्छी होनी चाहिए और गवर्नेंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो दोनों ही चीज़ें फिलहाल अपने प्रधान सेवक की सरकार के पास नहीं है। इसलिए देखिए तीसरे टर्म में क्या मिलता है। बहरहाल स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन दरअसल क्या हुआ है तो जो आम चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इसी तरीके की बातें आपको बाद में बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।